नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हामिद इंजीनियर ने पुलिस के सामने क्या उगले राज, सुशांत सिंह राजपूत की क्यों खुली केस फाइल, आदित्य ठाकरे के खिलाफ किसने दर्ज कराई एफआईआर, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने क्यों मराठी के नाम पर मचाया हंगामा और कुणाल कामरा की कैसे बड़ी मुश्किलें। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सुरक्षा एजेंसियों के मुखबिर से बना वांटेड, नागपुर हिंसा के किंगपिन फहीम खान के बॉस मोहम्मद हामिद इंजीनियर ने उगले बड़े राज। सुशांत सिंह राजपूत केस की फिर से जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार, बीजेपी विधायक का बड़ा ऐलान। आदित्य ठाकरे के खिलाफ गैंगरेप हत्या की एफआईआर दर्ज, दिशा साल्यान केस के वकील का दावा। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस समर्थकों ने 2 को मारा थप्पड़, मचा बवाल। कुणाल कामरा की बड़ी मुसीबत, महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाई बीजेपी। खबरों में सबसे पहले बात नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की। मोहम्मद हामिद इंजीनियर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष, जिसे 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इसने नागपुर दंगों को भड़काया और इस पर देशद्रोह का आरोप भी लगा है। वो लंबे वक्त से अल्पसंख्यक राजनीति में सक्रिय रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दंगे से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले थे। इंजीनियर पहली बार 15 साल पहले जब चर्चा में आया था, तब इसने ईमान की आवाज नाम से एक अखबार निकाला था, जिसमें गुजरात और जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट की भविष्यवाणी की गई थी। अखबार की जो कॉपियां गुजरात के बड़े पुलिस अफसरों को भेजी गई थी और बाद में इंजीनियर ने यह भी कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने समुदाय के अंदर बढ़ते झगड़े की तरफ इशारा किया था। उनका यह कहना था कि धार्मिक स्थलों को लेकर खून खराबा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इंजीनियर की लेखनी से कट्टरपंथी गुट के प्रभाव का पता चला है। आरोप है कि ये गुट हिंसा में शामिल था। कुछ सुरक्षा अधिकारियों ने इंजीनियर की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने इंजीनियर को अपने समुदाय के अंदर की जानकारी निकालने के लिए इस्तेमाल किया। इससे उन्हें समुदाय के अंदर के झगड़ों को समझने में मदद मिली। हामिद इंजीनियर ने खुद को आतंकवाद विरोधी योद्धा के रूप में पेश किया, लेकिन जल्द ही वो मुखबिर से वांटेड बन गया। सांप्रदायिक झगड़ों में फंसने के कारण उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 2011 में इंजीनियर को तब हिरासत में लिया गया जब नागपुर के मोमिनपुरा इलाके में हिंसा भड़क गई। यह हिंसा बाबा मुस्तफा के विवादास्पद दफन को लेकर हुई थी। बाबा मुस्तफा एक सूफी संत थे जिनकी मृत्यु 28 जून को हुई थी और इंजीनियर पर आरोप है कि उन्होंने आंतरिक विवादों के कारण हुई हिंसा में भूमिका निभाई थी। इसके बाद से उनकी कानूनी लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त हामिद अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है। हाल ही में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका जुड़ाव सवालों के घेरे में। उन्होंने इस पार्टी को बनाने में मदद की थी। पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में ये फैलाया था कि जिसकी वजह से मध्य और उत्तरी नागपुर में दंगे हुए। छत्रपति संभाजीनगर जिले से मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनों के बाद हिंसा भड़की थी। पूर्व पुलिस अधिकारी संभाजी पाटिल दंगा से जुड़े 13 मामलों में वकील हैं और उन्हें 2003 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। उनके पास कानूनी मामलों की अच्छी जानकारी है। पाटिल महाराष्ट्र पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं। वो हाईकोर्ट के वकील हैं। वो अपनी तेज जांच कौशल के लिए जाने जाते हैं। वो नागपुर पुलिस का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यानी इस पूरी हिंसा में वो उनकी गाइडलाइंस में जांच आगे बढ़ रही है। नागपुर पुलिस 12 से ज्यादा आरोपियों से जुड़े मामलों में कानूनी उलझनों से जूझ रही है और अब तक सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जल्द ही कई और गिरफ्तारियां होने वाली हैं। नागपुर हिंसा में हामिद इंजीनियर से कई और राज भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी फिर से सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करेगी। बीजेपी विधायक ने यह आरोप लगाया कि 68 दिनों तक इस केस को उद्धव ठाकरे की सरकार सीबीआई को नहीं उसने सौंपा, और कब सौंपा? जब उसके घर का फर्नीचर हटा दिया गया, घर को कलर किया गया, वो घर पुराने मालिक को सौंप दिया गया।
बिहार से पुलिस आ रही थी, उनको जांच करने नहीं दी गई। ये सारे बिंदुओं को जब आप जोड़ेंगे तो साफ होता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने सबूत मिटाने का दुस्साहस किया। आपको बता दें कि हाल ही में इस केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि एक्टर की मौत की वजह आत्महत्या ही थी, इसके लिए उन्हें किसी ने नहीं उकसाया। बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय नहीं मिला। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट न्यायपालिका के सामने रखी है तो उसका मतलब बड़ा साफ है। अर्थ यह है कि जिस तरह से आरुषि केस में क्लोजर रिपोर्ट रखी गई थी और अदालत ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसी तरह से अब सुशांत सिंह राजपूत की दोबारा जांच हो। राम कदम ने आगे कहा, महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम आगे जाकर तय किया है कि जो एसआईटी दिशा साल्यान मामले की जांच करेगी वो नए सिरे से इसकी जांच करेगी। आज मैंने विधानसभा में इस विषय को रखा है। अब तो कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को और उसके चाहने वालों को न्याय जरूर मिलेगा। 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे में मृत पाए गए थे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले सुशांत ने कम वक्त में एक्टिंग की दुनिया में दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी और इस घटना से उनके फैंस को बड़ा धक्का लगा था। उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया था और इस मामले में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक खूब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। लेकिन अब बीजेपी इस मामले की फाइल दोबारा खोल रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान मामले में वकील नीलेश ओझा ने मुंबई पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी गौतम से मुलाकात कर आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जिसे मंजूर कर लिया गया और इस संबंध में मुंबई सीपी ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील नीलेश ओझा ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक लिखित शिकायत को एफआईआर माना जाना चाहिए और इसी आधार पर उन्होंने आदित्य ठाकरे, एक्टर सूरज पंचोली और डीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई है। ओझा ने आगे कहा, इस मामले में आदित्य ठाकरे मुख्य आरोपी हैं। उद्धव ठाकरे, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे इस मामले को दबाने के आरोपी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने मामले को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। आपको बता दें कि 28 साल की दिशा साल्यान ने 8 जून 2020 को उपनगरीय मडाल इलाके में एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके 6 दिन बाद 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे। पिछले हफ्ते सतीश साल्यान ने अपनी बेटी की मौत को नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और सच को दबाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी और इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे को उन्होंने मुख्य आरोपी माना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में डी मार्ट में एक कर्मचारी को मराठी में बात न करने पर थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में डी मार्ट स्टोर की है। जानकारी के मुताबिक जिस कर्मचारी और उनके साथ उसके जूनियर कर्मचारी को मराठी नहीं आती थी, उसका ग्राहक के साथ ये विवाद हुआ था। वो उनसे मनसे पदाधिकारी था और इसलिए उन्होंने दूसरे पदाधिकारियों को बुलाया और मनसे स्टाइल में हंगामा किया। हालांकि सीनियर कर्मचारी ने मराठी में बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने उससे ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, सिर्फ हिंदी बोलूंगा, मैं सिर्फ हिंदी में ही बात करूंगा, आप जो चाहें वो करें। और उसके बाद ग्राहक सख्ती में आ गया, लेकिन ग्राहक ने मराठी बोलने पर जोर दिया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं मराठी में बात नहीं करूंगा तो आप क्या करेंगे, आपको क्या हो गया है। वो हिंदी में उल्टा जवाब देने लगा, क्या आप मुझे मराठी सिखाने आए हैं। इसके बाद एमएनएस के लोगों ने मार्ट में जाकर इन दोनों कर्मचारियों की पिटाई की और इनसे मराठी में ही माफी मांगने को कहा। वहीं इस मामले में मार्ट के कर्मचारी और अधिकारी बात करने से मना कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। जबकि महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने यह जरूर कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी चाहिए। वहीं इस मामले में जो दूसरे कस्टमर हैं उनका कहना था कि सबको मराठी ज़रूर आनी चाहिए और जिसे ना आए वो कम से कम सीखने की बात करे, ये नहीं कि नहीं बोलेंगे और दादागिरी से बात करेंगे। यानी एक बार फिर मराठी मानुष का बुंदा महाराष्ट्र की राजनीति में उछलने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही बीएमसी चुनावों और नगर निकाय चुनावों का ऐलान होगा, उससे पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिस पर सियासी रोटियां सेकने का काम शुरू हो गया है। और खबरों के आखिर में बात कुणाल कामरा की। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद की गूंज महाराष्ट्र विधानमंडल में भी सुनाई दी। शिवसेना कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं अब बीजेपी के विधान पार्षद प्रवीण दरेकर
तो एक प्रस्ताव लेकर आ गए। दरेकर ने विधान परिषद में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। बीजेपी नेता ने कहा कि कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गाना गाया जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत और अपमानजनक बातें शामिल थी। पीठासीन अधिकारी संजय केलकर ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर नोटिस पर फैसला लेंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर विवादित कविता सुनाने के मामले में पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। कामरा को पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए 2 बार समन भी भेजा। उन्होंने 1 हफ्ते का और वक्त मांगा था, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। इधर हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने शिवसेना के 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिन्हें मंगलवार को ही बांद्रा कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं पुलिस अब हैबिटेट स्टूडियो के स्टाफ के बयान भी दर्ज कर रही है। कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना की नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने यहां तक दावा कर दिया है कि कुणाल कामरा ने शिवसेना यूबीटी से सुपारी ली है, जबकि शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने कॉमेडियन का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने सच ही तो कहा है। जबकि कुणाल कामरा ने विवाद के बीच सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाला जिसमें कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए और इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हास्य व्यंग करना और कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। कुणाल कामरा ने जो किया ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी से सुपारी लेकर ऐसा किया है। व्यंग में शिष्टाचार होनी चाहिए, वरना एक्शन पर रिएक्शन भी होता है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।